नमस्कार साथियों, रीट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने कल जो पहली श्रृंखला का वीडियो हुआ था जिसमें हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, आज की हमारी ये दूसरी क्लास है। शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। पहला प्रश्न आपके सामने है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म यानी कि जो स्व प्रेम की भावना है उसका गुण है वो अत्यंत प्रबल होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था या आरंभिक वयस्कावस्था। साथियों, नार्सिसिज्म क्या होता है? इसको हम आत्म प्रेम भी कहते हैं, यानी कि जो बालक होता है वो स्वयं के शारीरिक अंगों से प्रेम करता है, अपने शारीरिक अंगों को अधिक महत्व देता है। तो ये जो नार्सिसिज्म की भावना है कौन सी अवस्था में सर्वाधिक प्रबल होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला शैशव अवस्था होगा। ये जो नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति है ये किशोरावस्था में भी होती है, लेकिन अगर हम इन दोनों अवस्थाओं की आपस में तुलना करें तो शैशव अवस्था में ये प्रवृत्ति कहीं अधिक होती है। साथियों, उत्तर किशोरावस्था की बात करें तो उत्तर किशोरावस्था का जो अवधि होती है वो 17 से 19 वर्ष के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। साथियों, आपको इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिखे उनमें आप पहले ये ध्यान दें कि पूछ क्या रहा है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। जैसा कि ये प्रश्न है, रटने पर आधारित स्मरण शक्ति, रचनात्मकता, आत्म गौरव की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति। साथियों, रटने पर आधारित स्मरण शक्ति शैशवावस्था में होती है, क्योंकि बालक जो भी कार्य होता है, जो भी सीखता है वो रटकर सीखता है, उसमें समझने की क्षमता नहीं होती है। रचनात्मकता की बात करें तो इसको हमें वो विधायिकता भी कहते हैं, मौलिकता भी कहते हैं, और ये जो रचनात्मकता की प्रवृत्ति होती है वे विशेष रूप से बाल्यावस्था में पाई जाती है। और रचनात्मकता का मतलब होता है कि किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना, उत्पादन करना, उसे हम है वो रचनात्मकता कहते हैं। आत्मगौरव की प्रवृत्ति की हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति यानी कि जो भी बालक सीखता है, जो भी कार्य करता है, वो अपने परिजन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी प्रत्येक कार्य की नकल करता है और उसी के समान है वो अनुकरण करने का प्रयास करता है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा रचनात्मकता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बालक में निम्न में से कौन सा विकास शैशवावस्था में नहीं होता है? साथियों, विकास के विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, जैसे शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, नैतिक है, अलग अलग आयाम है। तो उनमें से कौन सा विकास है वो शैशव अवस्था में नहीं होता है? गामक कौशल, सामयिक विकास, मूर्त चिंतन या उपयुक्त सभी। साथियों, अगर गामक कौशल की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सूक्ष्म गामक कौशल और एक होता है स्थूल गामक कौशल। जो सूक्ष्म गामक कौशल होता है इसमें है वो केवल हाथ की जो उंगलियां होता है उनका ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लिखना एक प्रकार का सूक्ष्म कौशल है। जो स्थूल कौशल होता है उसमें संपूर्ण मांसपेशियां हैं वो प्रयोग में ली जाती है। तो ये गामक कौशल दो प्रकार के होते हैं, और जो गामक विकास है ये 6 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। अगर बात करें सामयिक विकास की, तो सामयिक विकास है वो बालक में जन्म के समय केवल उत्तेजना पाई जाती है, किसी भी प्रकार का संवेग है वो नहीं पाया जाता है। लेकिन 2 वर्ष की अवस्था में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये परिभाषा दी थी ब्रिजेज ने, और उन्होंने कहा था कि बालक में जन्म के समय केवल उत्तेजना पाई जाती है, लेकिन 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। अगर बात करें मूर्त चिंतन की, तो साथियों जो भी वस्तु बालक के सामने होती है, उसके आँखों के सामने होती है, यानी कि प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में बालक सोचता है,
समझता है उसे हम कहते हैं मूर्त चिंतन। तो ये जो मूर्त चिंतन है ये शैशवावस्था में नहीं होता है, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, यानी कि जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं उनमें शैशवावस्था का क्रम कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो साथियों, मानव विकास की सबसे पहली अवस्था आती है गर्भकालीन अवस्था, जो कि जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। उसके बाद में जो अवस्था आती है वो है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था का जो क्रम है वो 2 नंबर पे होगा। तो इसका प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। तीसरे नंबर पर आती है बाल्यावस्था और चौथी अवस्था है वो किशोरावस्था है। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में सबसे तीव्रता से पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है? साथियों, ये जो प्रश्न है ये एक प्रकार से संवेगात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। जो मैकडूगल थे उन्होंने जो मूल प्रवृत्ति और संवेग बताए थे उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो कौन सी मूल प्रवृत्ति है वो शैशवावस्था में तीव्रता से यानी कि सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? काम प्रवृत्ति, पलायन, संग्रहण या भय? साथियों, अगर इसमें हम बात करें तो जो काम प्रवृत्ति है ये काम नामक संवेग से काम प्रवृत्ति है वो जुड़ी हुई होती है, और ये जो पलायन है ये मूल प्रवृत्ति है, और पलायन के साथ में जो संवेग जुड़ा हुआ होता है वो होता है भय। तो जो शैशवावस्था है उसमें जो मुख्य रूप से तीव्रता से जो भी मूल प्रवृत्ति है वो पलायन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगर बात करें संग्रहण की, संग्रहण का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ होती है वो बालक अपने पास में इकट्ठी करने का प्रयास करता है, और इस संग्रहण का ये जो प्रवृत्ति है ये स्वामित्व की भावना से संबंधित है, और ये विशेष रूप से संग्रहण की जो भी प्रवृत्ति है ये अधिकतर पाई जाती है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, शैशवावस्था के 2 सामान्य भय है, यानी कि शैशवावस्था में प्रमुख रूप से 2 भय होते हैं जिससे बालक है वो बहुत घबराता है। अपरिचित चिंता व अंधकार का भय, पृथकत्व की चिंता व अंधकार का भय, गिरने व चलने का भय, अपरिचित चिंता व पृथकत्व की चिंता। साथियों, अगर हम बात करें तो जो अपरिचित चिंता का मतलब होता है कि जब भी बालक के पास कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो वो डर महसूस करता है और रोने लगता है। लेकिन जो अंधकार का भय होता है ये बालक में नहीं पाया जाता है। बालक है वो अंधकार से नहीं डरता है, ये तो बाद में है वो डरने लगता है, पहले ही बालक अंधकार से नहीं डरता है। पृथकत्व की चिंता ये भी पाई जाती है। पृथकत्व का मतलब होता है कि जब बालक अपनी माँ को दूर जाते हुए देखता है तो वो रोने लगता है कि क्या पता वो उसे छोड़कर चली जाए। तो ये जो दोनों भय है शैशवावस्था में पाए जाते हैं, अपरिचित चिंता और पृथकत्व की चिंता। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग करने के लिए करता है, यानी कि शिशु है वो सर्वप्रथम भाषा को किस रूप में उपयोग में लेता है? सृजनात्मक, अभिव्यक्ति, अनुकरण, उपयुक्त सभी। साथियों, जो भाषा का विकास होता है वो 3 चरणों में होता है। सबसे पहले बालक में जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा के बाद में अनुकरण होता है, और अनुकरण के बाद में होता है अभ्यास। ये 3 चरण हैं भाषा विकास के। बालक जब भी किसी को बोलते हुए देखता है तो उसमें जिज्ञासा पैदा होती है बोलने की, और वो उनकी नकल करता है यानी कि अनुकरण करता है। अनुकरण करने के बाद में उस शब्द का बार बार अभ्यास करता है। इससे बालक का जो भाषा विकास है वो सुदृढ़ होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर तीसरा अनुकरण होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1774 में पेस्टोलॉजी ने किया था। बाल विकास की और सर्वप्रथम ध्यान कॉम्युनिस्ट ने 1628 में दिलाया। बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल ने 1893 में चलाया और प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हेली ने 1909 में भारत में स्थापित किया। साथियों, ये चारों पॉइंट है वो बाल विकास के इतिहास से संबंधित है। आपको पॉइंट टू पॉइंट ये चारों याद रखने हैं। यानी कि जो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सही है 1774 में पेस्टोलॉजी ने किया था, और जो कम्युनिस्ट हैं इन्होंने सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित करवाया बाल विकास की तरफ, और इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, उसका नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी, यानी कि शिशु विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने 1628 में। उसके बाद अगर बात करें तो स्टैनली हॉल ने 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये आंदोलन शुरू किया था न्यूयॉर्क अमेरिका से। ठीक है। उसके बाद में जो 4 नंबर का पॉइंट आ रहा है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, ये स्थापित तो विलियम हिली ने किया था और 1909 में किया था, लेकिन ये भारत में न होकर के शिकागो में स्थापित किया गया, जो कि अमेरिका में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। साथियों, ये सारे प्रश्न हैं वो पुरानी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने शामिल किया है। कौन सी विशेषता है वो शैशवावस्था की नहीं है? नार्सिसिज्म, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये होती है। नैतिकता व सामाजिकता का अभाव, ये भी साथियों इसमें पाई जाती है। मतलब कि बालक को ये नहीं पता होता है कि कौन सा कार्य सही है कौन सा गलत है, ये है नैतिकता। और सामाजिकता का मतलब होता है कि जो समाज के रीति रिवाज है उनका पालन करना, ये सामाजिकता है। सहज क्रिया का होना, सहज क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, और ये शैशवावस्था में पाई जाती है। जैसे कि चूसना है, निगलना है, ये सभी है वो सहज क्रियाएं होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, अगर साथियों बात करें तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की अधिकता होती है न कि न्यूनता होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता ये बाल्यावस्था की विशेषता है, न कि शैशवावस्था की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन है किसने कहा था? स्किनर, हरलॉग, वैलेंटाइन या फ्राइड? साथियों, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित होती है उसमें एक परिभाषा 100% पूछी जाती है बाल विकास से संबंधित। तो जो स्किनर थे, स्किनर ने वो अधिगम एक सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। हरलॉग की बात करें तो हरलॉग ने भी बाल विकास के बारे में एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी थी। वैलेंटाइन, इस प्रश्न का सही जवाब वैलेंटाइन ही होगा। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को आदर्श काल कहा था। बात करें फ्राइड की, तो फ्राइड ने कहा था कि जो बालक जो कुछ बनना चाहता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, और फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, खिलौनों की आयु कहा जाता है। साथियों, एक होती है खिलौनों की आयु और एक होती है खेल की आयु। इस प्रकार के दोनों प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? साथियों, इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था होगा। अगर यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था अगर ऑप्शन में दिए होते तो उस स्थिति में इसका सही जवाब पूर्व बाल्यावस्था होता, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या सांकेतिक भाषा? तो साथियों, जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं
मातृभाषा का मतलब होता है कि उसकी माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि विकास के विभिन्न प्रकार के आयाम होते हैं, शारीरिक है, मानसिक है, उसी रूप में ये शारीरिक विकास है, इसका कौन सा क्षेत्र होता है, कौन कौन से क्षेत्र है जिनको हम शारीरिक विकास में शामिल कर सकते हैं? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। साथियों, स्नायु मंडल ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जैसे कि मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, इसी प्रकार से भार है, ये सारे शारीरिक विकास के क्षेत्र है। स्मृति, समायोजन ये है वो एक प्रकार से जो मानसिक विकास का क्षेत्र होता है उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला स्नायु मंडल होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निकट दूर सिद्धांत का विकास किस प्रकार है? साथियों, विकास के कम से कम 15 से 18 सिद्धांत है। इन सिद्धांतों से एक प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा है वो विकास का जो सिद्धांत दिया गया है, निकट दूर सिद्धांत, इसको और किस नाम से जान सकते हैं? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, या नीचे से ऊपर की ओर। साथियों, ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो भी गलत ऑप्शन है उनको काटना होता है, ताकि आपके जो उत्तर देने की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। नीचे से ऊपर की ओर ये विकास का कोई सिद्धांत होता ही नहीं है। दोनों ओर बराबर ये भी विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ऊपर से नीचे की ओर ये विकास का सिद्धांत होता है, जिसको हम मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम सिफेलोकोडल भी कहते हैं, सिर पूंछी सिद्धांत भी कहते हैं, सिफेलोकेडल। इसी प्रकार से ये केंद्र से सिरों की ओर, इसको ही हमें वो निकट से दूर का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जो विकास होता है उसमें सर्वप्रथम रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका विकास होता है। उसके बाद में ये विकास बाहर की तरफ चलता हुआ शरीर के अन्य अंगों का विकास होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। और ये जो ऊपर से नीचे की ओर सिद्धांत है, इसके अनुसार सबसे पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद में पैरों का विकास होता है। तो ये विकास के जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ये सिद्धांत आप ज़रूर याद करें। अगला और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है साथियों, वृद्धि व विकास का संबंध है। साथियों, बाल विकास में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। वृद्धि यानी कि शारीरिक अंगों में परिवर्तन, इस परिवर्तन को हम देख सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं, उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कि शरीर का भार बढ़ रहा है, शरीर के जो मांसपेशियां हैं उनका विकास हो रहा है, इसे हम है वो वृद्धि में शामिल करते हैं। वृद्धि को अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। विकास में शारीरिक आयाम के साथ साथ मानसिक है, जो संवेगात्मक है, सामाजिक है, विभिन्न प्रकार के आयाम सम्मिलित होते हैं। वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है, लेकिन विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक है, या उपयुक्त सभी। तो साथियों, वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकती, क्योंकि वृद्धि शारीरिक पक्ष से संबंधित है तो विकास में भी शारीरिक पक्ष शामिल होता है। इस प्रकार से विरोधी नहीं कह सकते। अगर समान की बात करें तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वृद्धि में केवल एक ही आयाम सम्मिलित होता है, लेकिन विकास में विभिन्न प्रकार के आयाम सम्मिलित होता है। वृद्धि संकुचित होती है, विकास व्यापक होता है। इस प्रकार के इनको समान भी नहीं माना जा सकता, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साथियों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को आप एज इट इज़ इस प्रकार से याद कर लें। तो साथियों, ये थी आज की श्रृंखला। आपको कैसी लगी ज़रूर है वो फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। कल की श्रृंखला आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।